वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन सैनी आज फिर आप सभी के बीच में एक डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप ये जो मेरा टॉपिक है थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा और मेरे इस वीडियो से काफी उन लोगों को हेल्प होगी जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं 498 के या फिर जिनके ऊपर मेंटेनेंस के हैं, जो इस चीज में फंस चुके हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा कि अगर इस तरह के केसेस उनके ऊपर हो जाते हैं तो फिर उनको कैसे डिफेंस लेना है। तो आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर एक बार आपके ऊपर 498A और 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के अगर केसेस लग जाते हैं तो आपको कैसे उस केस में अपने आप को डिफेंड करना है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, अगर उन टिप्स को आप फॉलो करते हैं बिना केस से डरे हुए, अगर स्टेप बाय स्टेप अपने केस को खुद ही डिफेंड करते हैं, अपने एडवोकेट के साथ मिलकर केस की अपडेट लेते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके ऊपर ये फॉल्स केस हुआ है तो आप उससे बच भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि 498A और 125 सीआरपीसी में जो सेक्शन है वो कहते क्या है। 498A आईपीसी का एक ऐसा सेक्शन है जो आज के टाइम में काफी मल्टीपल देखा गया है कि फॉल्स जो केसेस है इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको समझने की ये जरूरत है कि इसमें जो आपकी वाइफ है वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है, सब्जेक्टिव एलिगेशन लगाती है। जो ये सब्जेक्टिव एलिगेशन होते हैं इनको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सेकंड चीज, जब मेंटेनेंस के लिए आपकी वाइफ क्लेम पिटीशन लगाती है तो फिर आपकी लायबिलिटी तो देखो बनती ही है उनको मेंटेन करने की, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ग्राउंड्स है और सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल अथॉरिटीज है, अगर उन साइड्स को हम फाइल पे यूज करें तो हो सकता है जो मेंटेनेंस कोर्ट हमारे ऊपर इंपोज करने वाली है मंथली जो हमें देना पड़ सकता है, उस चीज से हम बच सकते हैं। तो 498 और 125 सीआरपीसी को आपको कैसे डिफेंड करना है ये चीजें मैं आपको बताना इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको जब ये इस तरीके के केस हो जाते हैं तो आपके माइंड में आता है कि सोसाइटी में हमारी क्या रेपुटेशन रहेगी, या फिर आप घबरा जाते हैं, आपकी फैमिली वाले। देखिए, घबराना भी जेन्युइन है क्योंकि आपको नहीं पता चलता, एकदम से आपके साथ ऐसी चीजें हो जाती है और माइंड में कुछ नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको उस टाइम घबराना नहीं है। आपको पता है आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। देखिए, एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस बाउंड होती है, उनको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है अगर एक लड़की जाके अपने ससुराल वालों के ऊपर एलिगेशन लगाती है 498A में क्रुएल्टी। अगर क्रुएल्टी हुई है उसके हस्बैंड की तरफ से, उसके इन-लॉज की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, और जो क्रुएल्टी हुई है वो डिमांड की गई है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, तो वहां पे एफआईआर रजिस्टर होना बनता है। अब आपको क्या करना है, देखिए, जैसे ही आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही नहीं बनते हैं, आप छुपते हैं उस चीज से। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी, कभी भी 498A में आप इन्वेस्टिगेशन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जहां भी आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं उनको पता चल जाता है। आप कुछ ऐसे फैक्ट्स रखें जिनकी वजह से पता चले कि ये जो एलिगेशन आपकी वाइफ लगा रही है वो फॉल्स है। हो सकता है इस काउंसलिंग में ही जो है केस बनने से पहले ही एफआईआर को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, लेकिन आप लोग इससे डरते हैं, भागते हैं, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना चाहिए। इंटेरोगेशन में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उनका प्रॉपर तरीके से जवाब देना चाहिए, या फिर आप जो भी आपके पास एविडेंस है आपको वो देनी चाहिए। हो सकता है कि एफआईआर जो है कोर्ट में जाने से पहले ही खत्म कर दी जाए, लेकिन अगर फिर भी वो अगर कोर्ट में चार्जशीट चली जाती है तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब इस तरह की एफआईआर होती है तो इसमें दो जो मेन रोल होता है, एक तो डेट का होता है। ऐसी चीजों में जब पिटीशन फाइल होती है तो डेट का रोल होता है और स्पेसिफिक रोल। अगर किसी रिलेटिव का उन्होंने नाम लिया है, आपके मदर का, फादर का, या फिर किसी का भी उन्होंने स्पेसिफिक रोल नहीं दिखाया है, सिर्फ उन्होंने नाम ले दिया कि उसने इस आर्टिकल की डिमांड की, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, टाइम नहीं है, कोई रिलेवेंसी नहीं है, अगर इस तरीके की चीजें हैं तो आप इस तरह की एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हैं। लेकिन आप जब पिटीशन को पढ़ेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पूरा जो केस हमारा रहता है वो पिटीशन के ऊपर ही रहता है। अगर उसने पिटीशन में कोई इस तरह की मिस्टेक्स की है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की, स्पेसिफिक किसी का रोल नहीं दिखाया है, किसी आर्टिकल को मेंशन नहीं किया है, तो जब हम उस पिटीशन का रिप्लाई देंगे तो हमें जो रिप्लाई देना होगा वो उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे देना होता है, और हमारा रिप्लाई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उस चीज को कंट्राडिक्ट करता हो। दैट मीन्स अगर उसने बोला है कि ये आर्टिकल उन्होंने मांगा है तो हमें उसका रिप्लाई भी इतने स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक टाइम से देना चाहिए कि उस टाइम पे हम वहां पे या फिर आपके रिलेटिव है वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं थे। तो इस तरह के अगर आप टिप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो 498 का जो फॉल्स केस है उसको आप डिफेंस करके जीत भी सकते हैं। अब बात ये आती है कि मैम जो रिप्लाई फाइल होता है वो तो एडवोकेट करते हैं, तो हम कैसे। देखिए, मैं आपको शुरू से एक चीज बता के चलूंगी, मैं इंस्टाग्राम पे भी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर करती हूँ। अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुद का एडवोकेट खुद बनना पड़ेगा आज के टाइम में। अगर आपको लीगल नॉलेज नहीं है तो ये नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है, और ऐसे बहुत सारे लीगल पेजेस है जिसके थ्रू आप जो है अपने आपको लीगल अवेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी नॉलेज से ही देखिए आपको पता चलता है कि कैसे आपको अपने केस में लीड करना है। एक तो शुरू से ही अपने एडवोकेट के साथ कनेक्टिविटी में रहिए कि वो क्या कर रहे हैं। पिटीशन आप खुद पढ़िए। देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आप सोचते हैं कि इंग्लिश में है या फिर हिंदी में। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि आपकी वाइफ ने क्या स्पेसिफिक एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं। अब उन एलिगेशन का रिप्लाई हमें देना होता है, हमें काउंटर करना होता है, ताकि हम रिप्लाई में अपने आप को जो है बेकसूर साबित कर सके। ये पूरा ट्रायल रहता है। देखिए, अगर ये पूरा ट्रायल चलने के बाद अगर आपको जो है
बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, तो जो सबसे बड़ी क्रुएल्टी होती है वो हस्बैंड और उसके रिलेटिव या फिर फैमिली के साथ होती है, क्योंकि उनको जो कोर्ट की प्रोसीडिंग रहती है, डेट पे डेट मिलना, उस चीज को फेस करना, ये एक तरह की क्रुएल्टी होती है। और अगर कोर्ट आपको बेगुनाह साबित भी कर देती है 498 में और आपके साथ क्रुएल्टी हुई है, तो इस ग्राउंड पे आप अपनी वाइफ से डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 125 सीआरपीसी में कि मेंटेनेंस अगर एक बार आपकी जो वाइफ है वो क्लेम करती है तो आपको उससे कैसे डिफेंड करना है। देखिए, जब भी 498 ए के एलिगेशन लगते हैं तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती ही है, क्योंकि जो वाइफ है उनके माइंड में ये है कि जो कोर्ट की प्रिजम्पशन है वो कहीं ना कहीं उनकी फेवर में रहती है। कोर्ट जो है वो जस्टिस वुमेन्स को ही देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्टिस सभी के लिए इक्वल है। अगर आप जो है आपके साथ अनफेयर हुआ है तो जस्टिस आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट जो है लड़कियों का फेवर लेती है। काफी सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है, हमारी पार्टी को हम जस्टिस दिलवाते हैं कि ऐसा नहीं होता 498 में हर किसी को सजा मिले। अगर किसी ने सच में क्राइम किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास शुरू से ही एविडेंस है, आप उनको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रूव करवाते हैं, फाइल पे अपनी प्रेजेंट करवाते हैं एडवोकेट के थ्रू, तो आपको जस्टिस मिलता है। जब आपके अगेंस्ट आपकी वाइफ जो है क्लेम पिटीशन फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए, तो सबसे पहले देखिए आज के टाइम में ये देखा जाता है कि अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो अपनी ही एजुकेशन के लेवल की जो लड़की है वो फाइंड आउट, ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ ले आएंगे। तो आज के टाइम में जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन का लेवल है वो हस्बैंड एंड वाइफ का इक्वल रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल गाइडलाइंस है, अथॉरिटीज हैं, जिनको आप यूज करके अपनी फाइल पे ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो भी वेल एजुकेटेड है, सेम हम दोनों की सेम एजुकेशन है, लेकिन वो नहीं कमा रही है, वो कमा सकती है, फिर भी वो मेंटेनेंस जा रही है क्योंकि वो चाहती है कि घर की सारी लाइबिलिटी जो है मैं उठाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो आपको भी जरूरत है टाइम के साथ अपने आप को लीगल अवेयर करना और उन चीजों को देखिए, जो केस है वो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, आपको खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपकी एडवोकेट नहीं लगा रहे अथॉरिटी, आप खुद बताइए उनको कि ये वाली अथॉरिटी है और आप प्लीज इसे केस में लगाइए ताकि हमें उसके बिहाफ पे हमें रिलीफ मिले। देखिए, कई बार तो क्या होता है जब मेंटेनेंस क्लेम पिटीशन होती है तो दोनों पार्टीज को अपना अपना इनकम ऑफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। अब इस एफिडेविट में जो वाइफ होती है वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं देती है। दैट मींस वो नहीं बताती है कि उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने अकाउंट्स हैं, उसका जो ट्रांजेक्शन है, वो अगर कोई भी चीज, अगर किसी भी फैक्ट को अगर वो कंसील कर रही है तो हम उस बेस पे उस क्लेम पिटीशन को डिसमिस भी करवा सकते हैं कोर्ट से। इस पे भी मल्टीपल जो है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज हैं, आप उनको यूज करके इस तरीके से अपनी जो क्लेम पिटीशन है उनको डिसमिस करवा सकते हैं। लेकिन ये तो बात थी कि इक्वल लेवल पे अगर वाइफ है। अब काफी का क्वेश्चंस आता है कि मैम हमें नहीं पता होता, जो डेली बेसिस पे कमा रहे हैं और उनकी वाइफ जो है जस्ट उनको परेशान करने के लिए उन्होंने मेंटेनेंस के लिए क्लेम पिटीशन फाइल कर दी। अब उसमें क्या हुआ, देखिए उसमें होता ये है कि आप जितना कमा रहे हो सबसे पहले आपके डिपेंडेंट्स देखे जाते हैं कि आपकी मदर, सिस्टर या फिर फादर हैं, आप पहले उनका डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद खुद के आपके जो खर्चे हैं उसके बाद वाइफ को दिया जाएगा। और वहीं पे अगर जो वाइफ है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, बिना किसी रीजन के वो घर छोड़ के चली गई है और वहां जाने के बाद फिर वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, ये तो एक टाइप की क्रुएल्टी है, क्योंकि वो चाहती है आपको परेशान करना। तो ऐसी भी कंडीशंस और सर्कमस्टेंसेस में जो कोर्ट है मेंटेनेंस बहुत ही कम अमाउंट का लगाती है, तो और काफी बार तो डिसमिस भी किया गया। तो ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने जो केस है उसको कैसे डिफेंड करते हैं। तो जो मेन टिप्स हैं इन केसेस को डील करने का, देखिए सबसे पहले तो आपको पिटीशन जो है बहुत अच्छे से पढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ ने क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं और उनका जवाब आप प्रॉपर तरीके से कैसे दे रहे हो। देखिए, एक होता है आरोप लगाना, एक होता है आरोप सिद्ध होना। आरोप लगाना बहुत आसान बात है और आरोप सिद्ध होना बहुत मुश्किल है। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गिव अप कर देंगे तो वो फिर उस चीज का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। आप अपने आप के लिए लड़िए। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे केस लगे सोसाइटी में हमारी इमेज क्या रहेगी, रिश्तेदारी में रेपुटेशन क्या रहेगी, देखिए सबसे पहले तो माइंड में से ये निकाल दीजिए, क्योंकि आपका केस है, आपको खुद को लड़ना है, कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। तो शुरू से ही मैं नहीं चाहती कि जो देख रहे हैं उनके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ है या फिर इन फ्यूचर होता है तो पहले से ही आपको अवेयर रहने की जरूरत है। शुरू से ही एविडेंस इस तरीके से आप कलेक्ट करके चलिए ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपके पास कुछ एक चीजें ऐसी हो जिनके बेस पे आप ये कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ डिमांड ही नहीं किया, या फिर जो वाइफ है उसको खुश रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं, आप घूमने जा रहे हैं, उनको खुश रख रहे हैं, उनकी सभी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। ये चीजें भी काफी हद तक 498 ए के केसेस में आपके फेवर में आती है। और काफी बार तो ये देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में अगर आप इंटरोगेशन का पार्ट बनते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ये फॉल्स केस रजिस्टर करवाया जा रहा है, तो वो वहां पे जो है आप दोनों का जो है पर्सनल काउंसलिंग करवा के और वहां पे आपका समझौता भी करवा देते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप प्लीज सबसे पहले तो पिटीशन को अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट देखिए, वहां पे डेट देखिए, उस डेट पे ये भी चेक कीजिए कि आप कहाँ थे, आपकी लोकेशन कहाँ थी, आपकी फैमिली कहाँ थी, या फिर जिनका भी उन्होंने नाम लिया वो अगर वहां पे स्पेसिफिक उनका रोल नहीं है तो आप इस तरह की एफआईआर को तो क्वेश भी करवा सकते हैं हाईकोर्ट से। उसके बाद मेंटेनेंस से मैंने आपको बताया मल्टीपल अथॉरिटीज है, आप उनको यूज करके देखिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आपका बिजनेस है या फिर वाइफ के पास सच में ग्राउंड है मेंटेनेंस लेने का, तो मैं नहीं कहती कि जो कोर्ट है वो डिसमिस करेंगे, फिर तो आपको देना ही पड़ेगा और उसमें भी आपको 1/3 तक देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड है, लाइक 498 ए में आपको कोर्ट जो है क्लीन चिट दे देता है, आपको बरी कर देते हैं, उसके बाद आप फिर जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और ऐसे में जो वाइफ है फिर वो मेंटेनेंस भी क्लेम नहीं कर सकती। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिए, अपने केस की डेट टू डेट अपडेट लीजिए। अगर आपके एडवोकेट नहीं बता रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक सॉफ्टवेयर होता है
ई कोर्ट करके। आप उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी केस की डिटेल्स तो आपको पता ही होगी, और जो भी ऑर्डर जिस डेट पे होता है आप प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो किसी जैसे हमसे भी काफी लोग हेल्प लेते हैं कि मैम इस ऑर्डर में क्या आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है, क्योंकि सबसे केस का डिले होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लाइंस ना होना। दैट मीन्स अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है, आपके एडवोकेट आपको इंटीमेशन नहीं दे रहे हैं और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हो रही है, तो कोर्ट उसी पॉइंट पे खड़ी रहेगी, डेट पे डेट देती जाएगी। यही रीजन होता है सबसे ज्यादा जो केसेस का डिले होना होता है, क्योंकि जब तक कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होगी कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है। और जब मैट्रिमोनियल केसेस में देखा जाता है, लाइक डिवोर्स में, अगर जैसे समझ जाते हैं किसी पार्टी को और पार्टी नॉन अपीयर रहती है, तो वहां पे कोर्ट को पावर आ जाती है कि वो एक्स पार्टी प्रोसीड करे। लेकिन क्रिमिनल केसेस में एक्स पार्टी जैसी कोई भी चीज नहीं होती, तो इसलिए सबसे पहले ऑर्डर की कंप्लाइंस होना जरूरी है। अगर किसी रीजन से कॉस्ट लगा दी गई है और आप कॉस्ट नहीं पे कर रहे हैं, फिर वैसे तो एडवोकेट की लायबिलिटी बनती है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और डेट पे डेट मिलती रहेगी। तो प्लीज हर डेट पे अपने एडवोकेट से अपडेट लेते रहिए। हमसे आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे कम्युनिकेशन लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप सभी लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। आप जाइए और हमसे कनेक्टिविटी करिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।